डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर श्वसन तंत्र किस तरह से काम करता है और कौन कौन से ऑर्गन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है कि ऑक्सीजन हम बॉडी के अंदर क्यों लेते हैं? ऑक्सीजन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है? यस, आपने जब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, उसमें आपने देखा होगा किस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम में वेरियस प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। और इन सभी प्रोसेसेस में आपने देखा होगा कि किस तरह से फूड बॉडी के वेरियस पार्ट में एब्जॉर्ब होता है और बॉडी के वेरियस सेल्स में एसिमिलेट हो जाता है, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की फॉर्म में, प्रोटीन अमाइनो एसिड की फॉर्म में और फैटी एसिड की फॉर्म में एसिमिलेट हो जाता है बॉडी के वेरियस सेल्स में। पर डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी आपने एनर्जी के बारे में स्टडी नहीं किया होगा। नॉर्मली हम कहते हैं कि खाना हम इसलिए खाते हैं कि खाने से हमें एनर्जी मिलती है, पर डाइजेस्टिव सिस्टम में एनर्जी के बारे में कहीं भी हमने डिस्कस नहीं किया है। फिर एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ऑक्सीजन जो हम बॉडी के अंदर लेते हैं, ये ऑक्सीजन जब ग्लूकोज के साथ कांटेक्ट में आती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर होता है, इस ग्लूकोज की जब ऑक्सीडेशन होती है या फिर ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, तो फाइनली एनर्जी लिबरेट होती है, हमें एनर्जी मिलती है, जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसे हम क्या बोलेंगे? रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? एटीपी की फॉर्म में। और जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी हम यूज करते हैं। बाकी एटीपी की फॉर्म में कहाँ स्टोर होती है? यस, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और इस कंप्लीट प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो फिर ऑक्सीजन का अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, व्हाट इज दिस? इसे हम कहेंगे ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीद करना, सांस के द्वारा ऑक्सीजन अंदर लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, दिस इज ब्रीदिंग। अब हम रेस्पिरेशन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। दिस इज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस इज नोस्ट्रिल। नोज के फ्रंट में 2 ओपनिंग्स होती है, जिसे कहते हैं नोस्ट्रिल। और नोस्ट्रिल के इनर लाइनिंग में प्रेजेंट होते हैं हेयर और साथ में म्यूकोसा। अब वर्किंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होता है। यस, मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग। और हाउ मेनी लंग्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग? देयर आर 2 लंग्स इन ह्यूमन बीइंग, जिसमें से राइट लंग और लेफ्ट लंग दोनों में से साइज में बड़ा कौन सा होता है? यस, राइट लंग साइज में बड़ा होता है। राइट लंग में 3 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, जबकि लेफ्ट लंग साइज में छोटा होता है और लेफ्ट लंग में सिर्फ 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं। और लंग के आउटसाइड एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। इस डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? यस, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। जबकि डबल लेयर मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन हार्ट इज कॉल्ड यस पेरिकार्डियम। जो लेफ्ट लंग जिसमें सिर्फ 2 लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, इसका साइज छोटा क्यों होता है? क्योंकि लेफ्ट लंग हार्ट को रूम प्रोवाइड करता है। लंग्स और हार्ट दोनों एक दूसरे के साथ साथ काम करते हैं, इसलिए एक दूसरे के साथ साथ प्रेजेंट होते हैं। इन दोनों के आउटसाइड रिब केज प्रेजेंट होता है, जो कि इन दोनों को प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे किस तरह से रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले जब हम सांस अंदर लेते हैं, तो नाक में आगे फ्रंट में 2 ओपनिंग्स होती हैं। इन ओपनिंग्स को कहते हैं यस नोस्ट्रिल। तो सबसे और नोस्ट्रिल ओनली 1 पार्ट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम विच इज विजिबल। नोस्ट्रिल के साथ साथ इनर लाइनिंग में हेयर प्रेजेंट होते हैं, साथ में प्रेजेंट होता है म्यूकोसा। और म्यूकोसा नाक के अंदर यस नाक को मॉइस्ट रखता है, मॉइस्चर क्रिएट करता है नाक के अंदर। और म्यूकोसा कौन सिक्रीट करता है? यस, म्यूकोसल ग्लैंड। म्यूकोसल ग्लैंड म्यूकोसा को सिक्रीट करता है। म्यूकोसा और हेयर इन दोनों की हेल्प से
एयर के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स एंटर करते हैं ये नाक के अंदर एंटर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से अब फ्रेश प्यूरिफाइड एयर बॉडी के अंदर एंटर करती है। तो अब नोस्ट्रिल से होते हुए एयर कहाँ एंटर करती है? इस पार्ट में, और इसे कहते हैं नेजल पैसेज। क्या कहते हैं? नेजल पैसेज। और नेजल पैसेज इज सेपरेटेड बाय यस नेजल सेप्टम। और नेजल पैसेज से होते हुए अब एयर एंटर करेगी इस पार्ट पे जिसे कहते हैं नेजल कैविटी। क्या कहते हैं? नेजल कैविटी। और नेजल कैविटी से होते हुए एयर एक ऐसे पॉइंट पर एंटर करती है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज फेरिंग्स। और फेरिंग्स में फूड के लिए और एयर के लिए, दोनों के लिए एक कॉमन पैसेज होता है। ओनली वन ऑर्गन विच इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। तो इस तरह से फेरिंग्स से होते हुए अब एयर एंटर करती है लेरिंग्स में, और लेरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी कहते हैं। ये साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। और लेरिंग्स में प्रेजेंट होते हैं वोकल कॉर्ड्स जो कि ध्वनि की या फिर साउंड की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और लेरिंग्स में ही आगे फ्रंट में ग्लोटिस प्रेजेंट होता है। ग्लोटिस के साथ साथ एक फ्लिप लाइक कवर होती है जिसे कहते हैं एपिग्लोटिस। अब जैसे जब हम खाना खाते हैं तो एकदम से ये जो एपिग्लोटिस होता है ये एक ढक्कन की तरह काम करता है, ये एकदम से बंद हो जाता है और खाना अब विंड पाइप से एंटर नहीं करता है, खाना फूड पाइप से एंटर करता है। और अब लेरिंग से होते हुए एयर एंटर करती है यस विंड पाइप में, और इस विंड पाइप को कहते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया के अब पार्ट में जो बॉडी ऑर्गन्स थे जैसे नोस्ट्रिल, फेरिंग्स और लेरिंग्स, इन्हें बोलते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में फर्स्ट ऑर्गन इज ट्रेकिया, दैट इज ट्रेकिया। और ट्रेकिया के आउटसाइड रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिसे कहते हैं यस रिंग्स ऑफ कार्टिलेज। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का क्या काम होता है? कई बार एयर की एब्सेंस में ट्रेकिया कोलैप्स या फिर सिकुड़ सकता है, तो ये जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, ठीक है, ये सॉफ्ट बोन्स होती है, ये इसको सपोर्ट देती है, इसको सिकुड़ने से रोकती है। तो ट्रेकिया से होते हुए ऑक्सीजन बॉडी के अंदर पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर जाती है। ट्रेकिया आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसे कहते हैं ब्रोंकी या फिर ब्रोंकस। और ब्रोंकी या फिर ये ब्रोंकस आगे फर्दर डिवाइड होते हैं यस ब्रोंकियोल्स में। ईच लंग में कम से कम 30,000 ब्रोंकियोल्स प्रेजेंट होते हैं। और ब्रोंकियोल्स आगे फर्दर बाइफरकेट होते हैं यस एयर सैक्स में जिसे कहते हैं एल्वियोलस। और हमारे लंग्स में 600 मिलियन के आसपास एल्वियोलस प्रेजेंट होते हैं। एल्वियोलस स्मॉल बबल शेप के होते हैं जो कि लंग्स को रूम प्रोवाइड करते हैं। ये थिन वॉल्ड होते हैं, इनकी वॉल पतली होती है जिसे कहते हैं कैपिलरी। एल्वियोली को कहते हैं फंक्शनल रेस्पिरेटरी यूनिट इन लंग्स जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करती हैं और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में एंटर करती हैं और बॉडी से बाहर निकलती हैं। तो फ्रेश एयर एल्वियोली से होते हुए ब्लड वेसल या फिर कैपिलरी की हेल्प से ब्लड में एंटर करती हैं और इस तरह से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आरबीसी की हेल्प से, जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, अब लंग से कहाँ एंटर करती हैं? यस हार्ट में। तो इस तरह से हार्ट में प्यूरिफाइड एयर या फिर ऑक्सीजनेटेड एयर एंटर करती हैं जो कि हार्ट के लेफ्ट चैम्बर में एंटर करती हैं और लेफ्ट चैम्बर से ही प्यूरिफाइड एयर बॉडी के वेरियस पार्ट्स तक या वेरियस सेल्स तक पहुंचती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, इम्प्योर एयर होती हैं, बॉडी के वेरियस पार्ट से हार्ट के राइट चैम्बर से होते हुए एल्वियोली तक पहुंचती है, एल्वियोली की हेल्प से लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स से होते हुए बॉडी से बाहर निकलती है। तो ह्यूमन बीइंग्स में लंग्स प्रेजेंट होते हैं, लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसी तरह से गिल्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स में। और एक्वेटिक एनिमल्स में एक्सेप्शनल इज यस व्हेल। व्हेल भी की हेल्प से रेस्पायर करती हैं। बाकी सभी एक्वेटिक एनिमल गिल की हेल्प से रेस्पायर करते हैं। अर्थवर्म होता है या फिर केंचुआ, ये किसकी हेल्प से रेस्पायर करता है? स्किन की हेल्प से। और उसी तरह से जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच
ट्रेकिया की हेल्प से रेस्पायर करता है। और जबकि जो टेडपोल होते हैं, फिश, प्रॉन, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जबकि फ्रॉग स्किन से भी रेस्पायर कर सकता है, लंग्स से भी रेस्पायर कर सकता है, और साथ में फ्रॉग में वक्कल केविटी प्रेजेंट होती हैं। वक्कल केविटी की हेल्प से भी ये रेस्पायर कर सकता है। सिर्फ मैमल्स और बर्ड्स ये रेस्पायर करते हैं लंग्स की हेल्प से। और लंग्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? थोरेसिक कैविटी में। ठीक है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा और अंदर प्रेशर कम होगा तो हम इंस्पायर करते हैं। एंड दिस इज डायफ्राम। डायफ्राम एक मसल होती है जो कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में हेल्प करती है। जैसे ही हम सांस अंदर लेते हैं, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है और इस तरह से अंदर पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। और जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अंदर का प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है, तो एयर मोर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम प्रेशर की ओर मूव करती है। तो इस तरह से अब ऑक्सीजन बॉडी के अंदर एंटर करती है। और एट द टाइम ऑफ एक्सपिरेशन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, उस समय डायफ्राम रिलैक्स हो जाता है और इस तरह से पल्मोनरी वॉल्यूम अब कम हो जाता है। जैसे ही पल्मोनरी वॉल्यूम कम होता है, वैसे ही अंदर का प्रेशर इंक्रीज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से, अंदर का प्रेशर ज्यादा होने की वजह से अब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर जाती है। तो इस तरह से इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों में डायफ्राम हेल्प करती है। इस तरह से फूड की जब ऑक्सीडेशन होती है तो एनर्जी लिबरेट होती है। तो सबसे पहले फूड ग्लूकोज की फॉर्म में जो सिंथेसाइज होता है सेल्स में, तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होता है? यस, पिरुविक एसिड में। ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 फर्दर पिरुविक एसिड में बाइफरकेट होता है। और अब पिरुविक एसिड में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? कार्बन एटम्स। मतलब साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम्स, पिरुविक एसिड के 3 कार्बन एटम्स में बाइफरकेट होते हैं। अब रेस्पिरेशन 2 टाइप की होती है। वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, और दूसरी होती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन जो किसकी एब्सेंस में होती है? ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में किस तरह से पिरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और एनर्जी में लिबरेट होता है। इसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज के 6 कार्बन मॉलिक्यूल से 6 कार्बन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हुई किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन में। दिस इज एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में पिरुवेट से फर्दर इथेनॉल, और इथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5OH इथेनॉल, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होती है। 2 कार्बन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होती है। साथ में लेक ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात की जाती है, कई बार मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी से जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3CHOH COOH। इसमें 1 2 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हुई। तो इस तरह से एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या फर्क होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होती है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एंड प्रोडक्ट होता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जबकि एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या होता है? अल्कोहल, और साथ में लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। ईस्ट में जब फर्मेंटेशन होती है, ठीक है, तो ग्लूकोज से आगे इथेनॉल की फॉर्मेशन होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में मोर एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी रिलीज होती है। दिस वाज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। होपफुली दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग। थैंक यू।